ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म डीके शिक्षा के ऊपर और मैं आपका एजुकेटर डीके गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी बच्चों को पता होगा, मैं आपको आपके आने वाले एग्जाम्स किसके लिए, तो सीटेट के लिए मैं आपको वन बाय वन चैप्टर करवाते हुए चल रहा था, जिसमें हमने क्लास थर्ड की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली थी और क्लास फोर्थ की एनसीईआरटी हमने शुरू कर दी थी। आप सभी बच्चों को पता होगा, इसमें से हमने कुछ चैप्टर कंप्लीट भी कर लिए थे। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसके आगे कुछ चैप्टर्स के बारे में अब बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको आपके आने वाले एग्जाम्स की किसकी, पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी के अनुसार तैयारी करवाते हुए चल रहा था। इसमें आज जो हम चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं वो करने वाले हैं दोस्तों ट्रेवल, यानी कि यात्रा। और ये वाला जो चैप्टर है वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सीटेट एग्जाम्स के लिए, क्योंकि सीटेट एग्जाम्स में इस वाले चैप्टर से लगभग हर बार 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे आपके एग्जाम में। ध्यान रखिएगा, मिनिमम 3 नंबर तो देखने को मिले ही मिले थे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 नंबर तक के आपके एग्जाम में इस वाले चैप्टर से, ये जो लौटा आपको मैं चैप्टर करवाने वाला हूँ, इस वाले चैप्टर से देखने को मिल रहे थे। ठीक है, अब कई बच्चे कहेंगे सर इस चैप्टर में ऐसा खास क्या है, तो अभी आप पढ़ोगे तो उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और साथ ही साथ में ये चैप्टर अपने आप में ही बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, जिसमें आज जो हम कवर करने वाले हैं वो दोस्त एक चैप्टर कंप्लीट नहीं करने वाले हैं, उसके साथ हम अनेक चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर आज हम कंप्लीट करेंगे, तो दोस्तों हम करेंगे चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। इन तीन को हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। क्या है, इन तीन को कंप्लीट करते हुए चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक चैप्टर को कंप्लीट नहीं करेंगे दोस्तों, हम इन तीन चैप्टर को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब ये तीनों चैप्टर जो है वो आते हैं आपके, एक लड़की है ओमना, वो अपनी एक डायरी लिखती हुई चल रही है। क्या कर रही है, वो अपनी एक डायरी लिखती हुई चल रही है और वहां से ये पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसने अपनी चैप्टर के अंदर, इसने अपनी डायरी के अंदर क्या क्या लिखा, तो ये पार्ट 6 से शुरू होता है और पार्ट 8 तक जाता है, जिसमें पहला चैप्टर ओमना का सफर, फिर वो उसकी जो रेल की यात्रा होती है उसके बारे में बात करी जाती है, फिर वो अपने नानी के घर पर जाती है, वहां तक का ये सफर बताया गया है। तो हमें तीनों चैप्टर सेपरेट रूप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है, तो हम तीनों को एक साथ पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सभी के सही बच्चे लिख लीजिए, आज का अपना जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ओमना की डायरी। क्या होने वाला है, ओमना की डायरी। चलिए, तो आज का अपना चैप्टर शुरू करते हैं, जो कि टॉपिक किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, वो आएगा ट्रैवल यानी कि यात्रा के अंतर्गत। तो देखिए दोस्तों, ओमना और एक उसकी पक्की सहेली है जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम है राधा। क्या नाम है बच्चों उसका नाम, उसका नाम है पक्की सहेली का राधा। ये जो है आपस में बहुत ज्यादा खुश थी। क्या थी, आपस में बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि ये 8 7 नहीं है 7 7 है, हल्का सा मिसप्रिंट हो गया, इसको 7 7 कर लीजिएगा। ठीक है, ये 8 7 नहीं है 7 7 है। 7 7 जो है ये दोनों की दोनों कहां जाने वाली थी, केरल जो जाने वाली थी। कहां जाने वाली थी, केरल जाने वाली थी। क्यों, क्योंकि जो इसकी सहेली थी वो इसके साथ इसके नानी के घर जा रही थी, दोनों मिल बांटकर खुशी मना रही थी कि हम दोनों साथ में जाएंगे एक लंबे सफर पर अपनी नानी के घर पर। ठीक है, लेकिन कुछ ट्रेजेडी हो जाती है। क्या ट्रेजेडी हो जाती है, तो सफर से 2 दिन पहले, क्या है, जब इनको जाना था उससे 2 दिन पहले राधा जो थी, उसकी पक्की सहेली थी ओमना की, वो साइकिल से गिर जाती है और उसके कारण जो है उसके दाएं पैर की हड्डी टूट जाती है। क्या हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ये जो बच्ची है 2 दिन पहले साइकिल से गिर जाती है और दाएं पैर की हड्डी जो है इसकी टूट जाती है। तब इसको है ना हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है उसे कहता है कि अब आपके जो प्लास्टर चढ़ाया गया है वो 6 हफ्ते के लिए चढ़ाया गया। कितने हफ्ते के लिए, 6 हफ्ते के लिए। तो डॉक्टर ने 6 हफ्ते के लिए उसकी दाईं टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया और चलने फिरने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। क्या कर दिया, चलने फिरने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। आगे पूछा, राधा और ओमना जो है वो बहुत उदास हो गई। कितनी तैयारी की थी दोनों ने मिलकर। देखिए दोस्तों, ये जो है ओमना एक पत्र लिखती है, एक चिट्ठी लिखती है, उस चिट्ठी के अंतर्गत उसने अपनी कुछ बातों का विवरण करा। वो और उसकी पक्की सहेली दोनों घूमने के लिए जा रही थी, लेकिन कोई ट्रेजेडी थी जिसकी वजह से उसकी जो सहेली थी वो 2 दिन पहले साइकिल से गिर गई, जिसकी वजह से उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई। तो डॉक्टर ने उसकी जो हड्डी पर प्लास्टर चढ़ाया वो कितने हफ्ते के लिए चढ़ाया, 6 हफ्ते के लिए। तो डायरेक्टली आप अपने एग्जाम में देखिए, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, अब ये कुछ समय से पूछा नहीं जा रहा है कि अगर किसी खिलाड़ी की या किसी व्यक्ति की पैर की हड्डी टूट जाती है तो उसको रिकवर होने में, ठीक होने में कितने दिन का समय लगता है, तो ठीक होने में उसको 6 हफ्ते का समय लगता है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि यदि किसी व्यक्ति के पांव की हड्डी टूट जाती है तो उस पर जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वो कितने हफ्ते का चढ़ाया जाता है, तो वो 6 हफ्ते का प्लास्टर चढ़ाया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो नॉर्मल पर्सन यानी कि जो एजेड नहीं है, ज्यादा नॉर्मल है, उनके अगर पांव की हड्डी वगैरह टूट जाती है तो 6 हफ्ते उनको रिकवर करने में लग जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीना प्लास्टर चढ़ता है, उसके कारण जो कि पूरा का पूरा जो हड्डी का फ्रैक्चर है वो एक जगह फिक्स हो जाए, वहां जाकर वो ठीक हो सके। ठीक है, तो डायरेक्टली आपके पूरी की पूरी चिट्ठी में यही वाला क्वेश्चन है कि पूछा जाएगा कि जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है पांव की हड्डी टूटने पर वो कितने हफ्ते का होता है, 6 हफ्ते का। ये पहले बहुत क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब ये कुछ समय से रिपीट नहीं हो रहा है, आगे जाकर कभी रिपीट होगा तो आपको इस चीज को ध्यान रखना होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक सभी के सही बच्चे समझ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां से केवल यही एक पॉइंट निकलता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए दोस्तों, अब जो है ये पूरा का पूरा जो जर्नी थी वो जर्नी थी इसकी ओमना और राधा, लेकिन राधा का पैर की हड्डी टूट गई जिस वजह से राधा नहीं जा पाई। तो ये दोनों सहेलियां जो है बहुत ज्यादा उदास हो गई, यार हमने इतना सारा प्लान करा था, दोनों साथ में घूमेंगे, दोनों साथ में ट्रेन में बैठेंगे, दोनों साथ में जगह जगह जाकर एंजॉय करेंगे, लेकिन अब ये जो ओमना थी ये बड़ी परेशान हो गई, यार मेरी सहेली नहीं जा पा रही। इस कारण की वजह से राधा भी दुखी हुई और ओमना भी दुखी हुई। तब ओमना के परिवार ने उसको एक सजेशन दिया। क्या सजेशन दिया, सजेशन ये दिया कि उदास मत हो, तुम अपने पूरे सफर के बारे में आज से, यानी कि जब जर्नी शुरू हुई तब से और जब तक आप वापस नहीं लौटना चाहते तब से, आप एक पूरी डायरी लिखो।
क्या लिखो, एक पूरी की पूरी डायरी लिखो, उसमें अपने एक एक सफर का पूरा अच्छे से विवरण करो, और जब वापस आओगे तो राधा के साथ उसके साथ शेयर करना। ऐसे में आपका एक्सपीरियंस राधा तक भी पहुंच पाएगा और दोनों की जो उदास हो रही है वो थोड़ी बहुत ठीक भी हो पाएगी। तो ये आइडिया राधा को भी अच्छा लगता है और ओमना को भी अच्छा लगता है, और ओमना का जिस समय से सफर शुरू होता है उसी समय से वो डायरी लिखना शुरू कर देती है अपनी फ्रेंड राधा के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से शुरू होता है ओमना की डायरी, ओमना की सफर यहाँ से शुरू होता है और ओमना यहाँ से डायरी लिखना शुरू करती है। अब इसके अंतर्गत हर चीज के बारे में विवरण दिया हुआ है जब से वो वापस नहीं लौटाती अपनी नानी के घर से। चलिए समझते हुए चलते हैं। देखिए लिखती है वो अपनी डायरी में, दोपहर का समय था, यह ट्रेन गांधीधाम कच्छ से चली थी। तो पहला क्वेश्चन, ये गांधीधाम कच्छ कहां पर है? तो आप सही बच्चों को पता होगा ये जो है गुजरात का इलाका है। गांधीधाम आपको पता है ये क्या है? गुजरात का इलाका है। तो क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में बनेगा कि गांधीधाम किस राज्य या स्टेट में पड़ता है, तो ये पड़ता है गुजरात में। कहां पड़ता है? गुजरात में। तो बोला गया दोपहर का समय था, यह ट्रेन गांधीधाम कच्छ से चली। आगे बोल रही है कि मैं अब खिड़की के पास बैठी यह सब लिख रही हूँ। जैसे अगर आप नीचे फिगर में देखोगे तो फिगर में देखो ये रही ओमना, ये है, ये बच्ची जो है ये ओमना है, और इसके हाथ में आप ये जो देख रहे हो डायरी और पेन, ये सारी की सारी चीजों का विवरण लिखते हुए चल रही है। तो बोल रही है कि अब मैं खिड़की के पास यहाँ सब कुछ बैठकर लिख रही थी। अम्मा ने खाने का डिब्बा खोल लिया, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई, कितनी सारी चीजें लाई हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर क्या बोला गया कि इट वाज द आफ्टरनून टाइम दिस ट्रेन रन फ्रॉम कच्छ गांधीधाम। यहाँ से वही वाली बात लिखी है इंग्लिश हिंदी में, बस आप यहाँ से इतना समझिए। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गांधीधाम कहां पर है, तो वो गुजरात में है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो अम्मा थी वो खाने के लिए क्या क्या लाई थी? ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई, कितनी सारी चीजें लाई थी। तो ढोकला क्या है? तो गुजराती एक स्नैक है। क्या है? गुजराती एक स्नैक है जो कि बेसन से बनाया जाता है, पफी पफी सा होता है, येलो कलर का। कई बच्चों ने खाया भी होगा, कईयों ने नहीं खाया, तो आप टेस्ट कर सकते हो, आसपास की हलवाई की दुकान पर जाकर मिल जाता है अधिकतर जगह पर। ठीक है, तो ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल पूछा जाएगा ये कहां की डिश है? तो गुजरात गांधीधाम की डिश है, क्योंकि गुजरात गांधीधाम की बात हो रही है अब तक। ठीक है, तो ढोकला, चटनी या फिर नींबू वाले चावल या मिठाई, ये सारी की सारी चीजें जो थी वो कौन लाया था? अम्मा अपने डिब्बे में पैक करके लाई थी ट्रेन में खाने के लिए। सफर में जाते हो तो खाना वगैरह लेके जाते हो ना, तो अम्मा भी अपने साथ कुछ खाना लेकर आई थी। तो अम्मा ने अपना टिफिन खोल लिया और टिफिन में क्या क्या निकला? ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई। क्वेश्चन यहाँ से दो बने, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिए। आगे चलते हैं। आगे लिखा गया कि दोपहर का खाना खाकर कुछ लोग सो गए पर मुझे नींद नहीं आई। मैं खिड़की से बाहर देखती रही। पता है जब ट्रेन इतनी तेजी से चलती है तो बाहर की सभी चीजें उल्टी दिशा में भागती दिखाई देती है। आप सभी बच्चों को पता होगा कि ट्रेन जो है ऑन एन एवरेज 90-100 किलोमीटर की स्पीड पर चलती है। 80-90 ऐसी स्पीड पर चलती है, तो स्पीड काफी तेज होती है। तो जब भी कोई चीज स्पीड से आगे जाती है, जो सामने खड़ी भी है चीज, तो आप आगे निकल के तो ऐसा लगता है कि पीछे दिशा में जा रही है। कैसा लगता है? आप आगे जा रहे हो तो खड़ी चीज है, लेकिन और वो चल रही होगी तो और तेजी से जाएगी। इसलिए ऐसा लगता है कि जो भी चीज बाहर देख रहे हो आप खिड़की से, वो सारी की सारी ऐसी चीज लगती है कि उल्टी दिशा में भाग रही हो। इसलिए अपना ओमना जो है हल्का सा क्या करती है, अपना कुछ शेयर करती है कि दोपहर का खाना खाने के बाद कुछ लोग सो गए लेकिन इसको नींद नहीं आई, ये खिड़की से बाहर देखती रही। जैसे कि आप लोग या फिर मैं वगैरह, जब भी हम ट्रेन से सफर करते हैं तो खिड़की में बैठना पसंद करते हैं सभी लोग। ठीक है, चाहे बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो, अच्छा लगता है खिड़की पर बैठना, सारी चीजें देखना। तो खिड़की पर वो बाहर देखती रही, और जब भी ट्रेन इतनी तेजी चल रही थी तो उसके वापस जो भी उसके बाहर की चीजें थी वो उल्टी दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही थी उसको। ये क्वेश्चन अब तक वैसे पूछा नहीं गया है, पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कहां जाती हुई दिखाई देती है? उल्टी दिशा में जाती हुई दिखाई देती है। आगे बोल रखा है कि हम अभी अभी वलसाड़ रेलवे स्टेशन, ध्यान रखिएगा क्या बोला गया, हम अभी अभी वलसाड़ स्टेशन से निकले हैं। वहां ट्रेन 2 ही मिनट के लिए रुकी थी। स्टेशन पर खाने पीने की चीजें बेचने वालों का बहुत शोर था। क्या बोल रहे थे? चाय, गरम चाय, एक तरफ से आवाज आ रही थी, बटाटा वड़ा, पूरी साग, दूध, ठंडा दूध। लोग प्लेटफॉर्म पर खाने की चीजें खरीद और बेच रहे थे। तो देखो यहाँ से एक और क्वेश्चन निकला। एक तो ये निकला कि उल्टी दिशा में दिखाई देती है सारी की सारी चीजें। दूसरी, ये जो अब कहां पहुंचे थे? वलसाड़ रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। तो क्वेश्चन पूछा गया कि वलसाड़ रेलवे स्टेशन का है, तो ये भी गुजरात के अंतर्गत ही पड़ता है। ठीक है, वलसाड़। अब आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से बटाटा वड़ा, पूरी साग और ठंडा दूध निम्नलिखित में से किस जगह पर बेचने को देखने को मिलते हैं? तो वो वलसाड़ रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलते हैं। अभी मैंने आपको बोला ना, चाय, गरम चाय, चाय तो हर जगह देखने को मिल जाती है। चाय मान लो कि इंडिया की फेवरेट चीज है, किसी भी चीज को भुलाने के लिए, बातचीत करने के लिए चाय बोल जाइए। आगे बोल रखा है बटाटा वड़ा। क्या है? बटाटा वड़ा है और पूरी साग है और ठंडा दूध है। ये सारी की सारी चीजें कहां पर बेचते हुए दिखाई दे रहे थे? ये सारी की सारी चीजें दिखाई दे रहे थे वलसाड़ रेलवे स्टेशन पर। जैसे कि नीचे आप ये इमेज में देख रहे हो, यहाँ पर ये क्या है? वलसाड़ रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर लोग कुछ ना कुछ उतर कर खरीद रहे थे खाने के लिए, या फिर कुछ ना कुछ लोग बेच रहे थे अपनी आमदनी चलाने के लिए, अपनी जीविका कमाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन बने, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बताया। पहला क्वेश्चन, रेलवे स्टेशन वलसाड़ कहां है? गुजरात में। यहाँ पर खाने की चीजें क्या क्या मिलती है? तो बटाटा वड़ा, पूरी साग और ठंडा दूध देखने को मिलता है। ओके, ध्यान रखिएगा। ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल अलग है, बटाटा वड़ा, पूरी साग और ठंडा दूध अलग है। दोनों रेलवे स्टेशन अलग है, लेकिन गुजरात में पड़ते हैं। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाएगा तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोला गया, देखो यहाँ पर अध्यापक के लिए क्या है? फॉर द टीचर। ये जो भी लाइन लिखी आती है ध्यान रखिएगा कहां की लाइन है? ये पेडागोजी की है। कई बच्चे कह रहे थे कि सर आप साथ साथ में पेडागोजी भी करवाते हुए चलिए। डियर, आपका जो स्पेशल ईवीएस का पेडागोजी होगा वो एक सेपरेट होगा, उसकी टेंशन ना लीजिए। लेकिन बीच बीच में जो आपके एनसीईआरटी के अंतर्गत भी कुछ पेडागोजी के टर्म दे रखे होते हैं, तो यही वाले टर्म होते हैं, मैं साथ साथ में समझाते हुए चलता हूँ आपको इसको। ठीक है, छोड़ता नहीं हूँ इसको मैं केवल पेडागोजी के लिए, ताकि दोनों चीजें तैयार भी होती चले। आगे चलते, देखिए लिख रखा है गांधीधाम
अहमदाबाद और वलसाड। ये तीनों के तीनों रेलवे स्टेशन कहां पर है? ये तीनों के तीनों रेलवे स्टेशन आपके गुजरात में। कहां पर है ये है गुजरात में। ठीक है, अभी जब हम बात कर रहे थे बटाटा वड़ा, पूरी साग और ठंडा दूध वलसाड में मिलता है, ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल वो या तो गांधीधाम में मिलेंगे या फिर अहमदाबाद में मिलेंगे, दोनों बाद में मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन में दोनों में से कोई सा भी उस पर टिक कर दीजिएगा, दोनों एक साथ कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, आगे बोल रखा है कोझिकोड। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोझिकोड वही जगह है जहां पर ओमना जाना चाहती है। अभी कोझिकोड कहां पर है? तो ये है केरला में। कहां पर है? केरला में। और कहां जा रही है ओमना? केरला में ही जा रही है। तो पूछा जाएगा कोझिकोड रेलवे स्टेशन है, कोझिकोड कहां पर पड़ता है? तो ये पड़ता है केरला में। आगे बोला गया कि बच्चों को नक्शे पर गुजरात और केरल क्या है दिखाने से उन्हें यह बात समझने में आसानी होगी कि यह सफर बहुत लंबा है। क्यों? क्योंकि देखो मैं हल्का सा छोटा सा मैप बनाता हूं, आई थिंक आपको दिख जाना चाहिए यहाँ का मैप। ये देखिए, ये हमारा क्या है? पश्चिमी तट भारत का। कहां से चले थे? यहाँ से, गुजरात गांधीधाम से। पहुंचना कहां है इनको? यहाँ। तो ये जो रेलवे स्टेशन है ये यहाँ से, ये यहाँ से जाती रहती है ट्रेन। ये इधर से जाना है, पूरा का पूरा जो सफर चलेगा वो वेस्टर्न कोस्ट से चलेगा, मतलब पश्चिमी तट के अलावा करता हुआ चलेगा ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूर्वी साइड आपका इस तरफ हो गया, पश्चिमी इस तरफ हो गया, तो ये इस तरफ से सफर पड़ता है। और अगर आप कभी जाते हो केरल वगैरह तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, दिल्ली से या गुजरात वगैरह से, तो लगभग 48 से 72 घंटे का सफर होता है। कब तक? 48 से 72 घंटे का ट्रेन से सफर होता है। और ध्यान रखिएगा ये जो इधर वाली ये पूरी की पूरी रेलवे लाइन जो है मैंगलोर तक जोड़ती है। कहां तक? मैंगलोर तक जोड़ती है, जो कि कोंकण रेलवे कहलाती है। कौन सी? कोंकण रेलवे कहलाती है। अपने आप में ही बहुत ज्यादा खूबसूरत रेलवे लाइन है ये वाली। क्यों? क्योंकि सारा का सारा वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर है, पश्चिमी घाट के ऊपर है, और काफी अच्छे अच्छे दृश्य दिखाते हुए चलता है। ठीक है, अपने आप में बहुत ज्यादा नाम कमाया है कोंकण रेलवे ने, क्योंकि बहुत ज्यादा कीमतें कम कराई थी इस लाइन को चलाने की वजह से। खासकर जो ट्रक ड्राइवर वगैरह होते हैं उनको सामान इधर से उधर ले जाना होता है स्टेट्स में, तो वो उनकी बहुत मदद होती है उनसे। ठीक है, चलिए, तो ये सफर यहाँ से यहाँ तक है। तो इन मैप का सहारा लेकर आप बच्चों को समझा सकते हो कि रियल में ये वाला जो सफर है वो कितना लंबा सफर। ठीक, आगे चलते हैं। आगे बोला गया है कि ट्रेन अभी अभी एक रेलवे फाटक से गुजरी। क्या बोला गया? अभी अभी ट्रेन जो है एक रेलवे फाटक से गुजरी। जैसे कि आप वहां इमेज देख रहे हो, ये क्या है? रेलवे फाटक का चिन्ह है। तो अधिकतर आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक बार बना हुआ है, ऐसे आपको एक चक्र दे देगा और उसके ऊपर ऐसे एक पटरी से बिछा देगा और इसके ऊपर ऐसे बना देगा और आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसका साइन है? तो ये रेलवे फाटक का चिन्ह है। किसका है? रेलवे फाटक का चिन्ह है, जहां पर रोड को क्रॉस करने के लिए वहां पर रोड भी जा रही होती है, रेलवे लाइन भी जा रही होती है। तो जब रेल जाती है तो रोड बंद रहता है, अब जब रोड चल रहा होता है तो रेल वहां पर नहीं आती। ठीक है, तो वहीं का ये साइन है। पूछा जाएगा आपको देखकर, तो आपको पता होना चाहिए। तो बोला गया कि ट्रेन अभी अभी एक रेलवे फाटक से गुजरी। दोनों तरफ फाटक के पार बसों, कारों, ट्रकों, साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, बैलगाड़ी, टांगे में बैठे लोग ट्रेन के गुजरने का इंतजार करते दिखाई दिए। कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों के इंजन बंद भी नहीं करते। रेलवे फाटक पर कितना धुआं और कितना ज्यादा शोर था। तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिला है ना कि निम्नलिखित में से वह कौन सी जगह है जहां पर सार्वजनिक धुआं और शोर देखने को मिलता है? तो वो तो मैंने आपको कई बार बताया, एनएच होते हैं यानी कि नेशनल हाईवेज होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो बच्ची है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है कि रेलवे फाटक बंद है और ट्रेन गुजरने वाली है। जब भी रेलवे फाटक बंद होता है तो लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है उसको खुलने में, ट्रेन को क्रॉस करने में, कई बार ज्यादा भी लग जाता है। ठीक है, तब भी ये बच्ची कह रही है कि वहां पर इतनी सारी चीजें थी, जैसे कि बस थी, कार थी, ट्रक थे, साइकिल थे, स्कूटर थे, रिक्शा, बैलगाड़ी, टांगे वगैरह सब कुछ थे। लेकिन वहां पे जो लोग थे इंतजार करते हुए वो अपनी गाड़ियों के इंजन नहीं बंद कर रहे थे, जिससे दो चीज हो रही थी। पहला, इंजन से निकलने वाला पॉल्यूशन से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है प्रदूषण की वजह से, और साथ ही साथ में शोरगुल भी हो रहा था। भाई वहां से भी ट्रेन गुजरेगी, गुजरने में टाइम, अपनी मोटरसाइकिल वगैरह, कार वगैरह जो भी इंजन वगैरह उनको बंद कर लीजिए ताकि पर्यावरण को भी हम कम से कम नुकसान पहुंचाएं। नुकसान तो पहुंच ही रहा है, इस्तेमाल कर रहे हो तो। ठीक है, तो वो अपना एक यहाँ पर क्या कर रही है, अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही है कि कैसे वहां पर लोग फ्यूल बर्बाद कर रहे थे। ठीक है, समझ के सही बच्चे? क्वेश्चन अधिकतर ये वाला पूछा जाता है, साइन वाला अगली बार पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो आगे लिखा हुआ है कि पिछले कुछ घंटे बहुत ही मजेदार रहे। नाश्ता करने के बाद मैं ऊपर अपने बर्थ पर लेटकर कॉमिक पढ़ने लगी। आप सभी बच्चों को पता होगा कि जो ट्रेन की सीटें होती है वो बर्थ में बटी रहती है। एक जो डब्बे के अंदर होती है, सामने 3 सीट होती है, इधर सामने 3 सीट होती है, इधर सामने कई बार 2 होती है, कई बार 3 होती है सीटें। ठीक है, तो वो ये हो गई आपका स्लीपर कोच, थर्ड एसी वाला। जो थर्ड एसी, अगर एसी वगैरह में जाते हो आप लोग तो थर्ड एसी वाला कोच हो गया। अगर आप स्लीपर में जाते हो तो भी इसी तरीके से होता है, बस एसी और फैन का दिक्कत होती है। नॉन स्लीपर वाले में फैन लगा रहता है और एसी वाले में, थर्ड एसी वाले में एसी लगा रहता है। बाकी सेकंड एसी में 2-2 हो जाते हैं और फर्स्ट एसी में कैबिन बन जाता है, अपना पर्सनल कैबिन होता है, होती उसमें भी 4 सीट है। ठीक है, चलिए, तो पिछले कुछ घंटे जो है वो बहुत ही मजेदार रहे। नाश्ता करने के बाद मैं ऊपर अपने बर्थ पर लेटकर, यानी कि अपनी सीट होती है सोने वगैरह, बैठने वगैरह के लिए, कॉमिक पढ़ने लगी। बाहर बहुत तेज धूप खिली थी। अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया, थोड़ी ठंड भी लगने लगी। मैं बहुत डर गई। देखो दोस्तों, अभी अभी इसने बोला कि बहुत तेज धूप खिली थी, लेकिन अचानक ही अंधेरा हो गया। इस कारण की वजह से क्योंकि ट्रेन जो है वो एक टनल में गई। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये ट्रेन जो है टनल में जा रही है। किसमें जा रही है? टनल में जा रही है, गुफा में जा रही है, या फिर सुरंग में बोल सकते हो जा रही थी, क्योंकि वहां पर पहाड़ी इलाका है। पहाड़ को उसमें सुरंग बना बनाकर रेलवे लाइन बिछाई गई है एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ने के लिए। तो अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया, थोड़ी ठंड भी लगने लगी। मैं बहुत डर गई। कुछ देर बाद ट्रेन के अंदर की बत्तियां, यानी कि जो लाइट वगैरह थी, वो जल उठी, पर बाहर बिल्कुल गुप्त अंधेरा था। किसी ने बताया कि हम सुरंग में से गुजर रहे थे, पहाड़ को काटकर बनी सुरंग। ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग खत्म ही नहीं होगी। क्या कह रही बच्ची कि ऐसा लग रहा था कि सुरंग खत्म ही नहीं होगी, पहाड़ में छेद करके इन्होंने ये सुरंग बनाया था। आगे बोला गया कि गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल है। तो आप कभी भी
ट्रेन से जाने की कोशिश कर रहे हो केरला से तक गोवा से, तो गोवा से केरल के बीच में, मैंने अभी आपको बताया था, ये देखो ये है हमारा, यहाँ पर पड़ता है गोवा और यहाँ पर पड़ता है केरल। तो गोवा से केरल के बीच में जब जाओगे तो 92 क्या मिलेंगे आपको, सुरंग मिलेंगी, 92 सुरंग मिलेंगी और पुल ब्रिजेस जो मिलेंगे वो 2000 ब्रिजेस मिलेंगे। और अपने आप में ही बहुत ज्यादा मान सकते हो कि प्राकृतिक जो होता है, हमारी प्रगति है, जो हमारी नेचर है, जो हमारा बहुत सुंदर देखने को मिलता है यहाँ पर। आप कभी रेलवे से जाओगे तो इस लाइन पर जरूर घूमकर देखिएगा इन फ्यूचर। ये अपने आप में ही ट्रेन जर्नी का बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस है। अगर आपने एक मूवी देखी होगी चेन्नई एक्सप्रेस, शाहरुख खान की देखी है, वो भी कहां से जा रही थी, साउथ से होकर जा रही थी, तो वो भी अपने आप में बहुत अच्छे अच्छे दृश्य देखे होंगे आपने। ठीक है, तो रियल में यहाँ से काफी अच्छा अच्छा दृश्य देखने को मिलते हैं अगर रेलवे से, अगर आप इस लाइन से गुजरते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से क्या निकला, गोवा से केरल जाओगे तो 92 सुरंगें और 2000 पुल लगभग लगभग आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया कि अब दोपहर हो गई है, हमने उडुपी रेलवे स्टेशन गरम गरम इडली वड़ा खरीदा, उसे खाया, वहां से हमने क्या है केले भी खरीदे, वह थे तो बहुत छोटे पर बहुत ही स्वादिष्ट। बाहर का नजारा फिर बदल गया। अब यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे, पहले तो आप ये समझिए कि उडुपी रेलवे स्टेशन ये पहुंच गए। अब यहाँ से इन्होंने क्या क्या खरीदा है, गरम गरम इडली वड़ा खरीदा है। और इडली वड़ा आप सही बच्चों को पता है साउथ का जो है फेमस डिश है। कहां पहुंच गए, केरल पहुंच गए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, इडली और वड़ा खरीदा है। इडली वड़ा डोसा सांबर ये सारे के सारे क्या है साउथ के, केरल वगैरह की बहुत फेमस डिश है। केरला तमिलनाडु कर्नाटका इस राज्य में बहुत ज्यादा पसंदीदा भोजन है, खाया बहुत ज्यादा है इधर के लोगों के द्वारा। ठीक है, अब वो बोल रही है कि हमने केले भी खरीदे, केले जो थे वो दिखने में बहुत छोटे छोटे थे। अगर यहाँ पर कोई बच्चा बिहार का, जो कि काफी बच्चे होंगे, आपने देखा होगा यार जगह का नाम क्या है, हाजीपुर आई थिंक, हाँ हाजीपुर है। हाजीपुर के केले आपने देखे होंगे, थोड़े से केले हैं उनका कलर भी अलग होता है। वैसे केले जो होंगे कच्चे होंगे तो हरे होंगे और पके होंगे तो पीले होंगे, लेकिन उनका कलर जो है लाइटली ऑरेंज कलर का होता है। कैसा होता है, ऑरेंज। और जब आप केला छीलते हो तो केला भी अंदर से सफेद होता है या लाइट येलो होता है, लेकिन वो जो केला होता है अंदर से भी हल्का सा ऑरेंज रंग का होता है। और उसका जो स्वाद होता है वो अलग ही होता है। जीभ में जैसे आप कभी अजीनोमोटो खाइएगा, चाउमीन में डलता है नमक जैसे, कुछ कुछ वैसा वैसा स्वाद सा आता है, लेकिन मीठा मीठा सा लगता है आपको। ठीक है, तो उस केले का भी बड़ा अच्छा सा स्वाद होता है, होते छोटे छोटे से ही है। उसी प्रकार से इसने भी कहा कि हमने उडुपी रेलवे स्टेशन से केले खरीदे, थे बहुत छोटे छोटे, लेकिन स्वाद उनका बहुत अलग था, बहुत ही स्वादिष्ट है। आगे बोला गया कि बाहर का नजारा जो है बिल्कुल ही बदल गया था। अब हम हरे हरे खेत और बहुत सारे नारियल के पेड़ देख पा रहे हैं। क्या बोला इन्होंने, कि बाहर का नजारा बिल्कुल चेंज हो गया था, क्योंकि लोगों ने अब वहां पर क्या है खेती देखी। केरल वगैरह में देखा चावल की खेती देखने को मिलती है और साथ ही साथ में बहुत सारे नारियल के पेड़। नारियल वगैरह जो है केरल से ही मान लीजिए काफी ज्यादा हमारे भारत में एक्सपोर्ट वगैरह होता है और बहुत ज्यादा नारियल वगैरह जो होता है इस्तेमाल होता है वहां पर। ठीक है, आगे बोला, अम्मा ने बताया कि यहाँ चावल की खेती होती है। क्या होता है यहाँ पर, अम्मा ने बताया यहाँ चावल की खेती होती है। बाहर सब कुछ अलग दिखाई दे रहा था। क्या बोला गया, कि बाहर सब कुछ अलग दिखाई दे रहा था। यहाँ के गांव और यहाँ बने घर, जानती हो यहाँ के लोगों का पहनावा भी अहमदाबाद के लोगों से अलग है। ज्यादातर सफेद या फिर क्रीम रंग की सूती धोती या साड़ियां पहने हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया, अम्मा ने उस बच्चे को बताया कि बाहर जो तुम ये हरे हरे खेत देख रहे हो, ये किसकी खेती देख रहे हो, चावल की। क्योंकि जो साउथ वाला इलाका है वहां पर अधिकतर जो पैदावार होती है वो चावल की होती है। इडली वड़ा डोसा कुछ भी देखते हो वो चावल का ही देखने को मिलता है। यहाँ तक कि जो रोटियां होती है वहां पर वैसे तो बहुत कम बनती है, और बनती भी है तो चावल की ही बनती है रोटियां। कई बच्चे यहाँ पर सुन रहे होंगे चावल की रोटियां, हाँ जी दोस्तों चावल की रोटियां मैंने खुद खाई हुई है, सही लगती है, लेकिन जब सूख जाती है, गरम गरम खाओगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब ठंडी खाओगे तो दांतों मुंह में मसूड़े वगैरह में बहुत ज्यादा चुभती है, चबा नहीं पाओगे आप, खाल मसूड़े वगैरह छिल जाते हैं। ठीक है, तो वही वाली बात है, यहाँ पर बोला गया है कि ये सारी की सारी चावल की खेती है। और यहाँ के जो लोगों का पहनावा है वो अहमदाबाद के लोगों से बिल्कुल अलग है। क्यों, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो पहनते हैं धोती, या तो क्रीम कलर की या फिर सफेद कलर की, और महिलाएं जो पहनती है वो क्या पहनती है, साड़ियां पहनती है। क्या पहनती है, साड़ियां पहनती है। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया है कि पता करो कि यह भाषाएं किन जगहों पर बोली जाती है। कौन कौन सी भाषाएं, तो पहला है दोस्त मलयालम। तो अभी हम जो है ये बच्ची कहां से कहां जा रही है, गुजरात से जा रही है। कहां पर, केरला। कहां जा रही है, गुजरात से केरला। तो मलयालम कहां बोली जाती है दोस्तों, केरला में बोली जाती है। कहां बोली जाती है, केरला में। अगला है कोंकणी। क्या है, कोंकणी। अब ये देखो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कोंकणी भाषा, अब ये कहां पर बोला जाता है। अब कई बच्चे कहेंगे अरे कोंकणी भाषा कहां बोली जाती है, अधिकतर तो कर्नाटका में कन्नड़ बोली जाती है, तो कोंकणी भाषा कहां की है। तो ये दोस्तों आप सही बच्चों के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा होमवर्क है, आप लोगों को ढूंढना है ये जो कोंकणी लैंग्वेज है ये कहां के लोगों के द्वारा बोली जाती है। मेरी तरफ से क्या है आपके लिए होमवर्क है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। बस मैं आपको इतना बता देता हूँ, ये थोड़ा सा जो लैंग्वेज वगैरह है ये पुर्तगाल लोग जहां से आपने काफी समय तक राज करा था उन्होंने, वहां के लोगों के लिए बोली जाती है। हल्का सा हिंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, और इसके अंतर्गत हमने यहाँ पर इसकी लैंग्वेज के जो स्टेट है उसके बारे में हमने यहाँ पर बात भी करी है यहाँ पर इस चैप्टर के अंतर्गत। चलिए अगला है मराठी। अब दोस्तों मराठी कहां बोली जाती है, सीधी सीधी सी बात है, ये दोस्तों हम बात ही कर रहे हैं कहां से आ रहे थे, गुजरात से। नीचे की तरफ आते हैं महाराष्ट्र में, तो मराठी कहां बोली जाती है, महाराष्ट्र में बोली जाती है। अधिकतर आपने पढ़ा होगा ना अलग अलग जगह पर। ठीक है, अगला है गुजरात, गुजराती में बोली जाती है। गुजरात में गुजराती क्या है, गुजरात में गुजराती। अगला है
क्या है? कन्नड़। ये तो कर्नाटक की लैंग्वेज है, सीधी सी बात है, ठीक है? तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको इन चीजों के लैंग्वेजों के बारे में पता होना चाहिए। सारे के सारे लैंग्वेज आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए थे, इसलिए मैंने यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें डाल दी, ठीक? अब मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, ये वाला, ये मुझे होमवर्क नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इसके बारे में, इसके स्टेट के बारे में हमने अभी अभी बात करी थी, आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं पता है तो उसको ढूंढिएगा। सिंपल सा है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है? तो आपके एग्जाम में अगर लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो देखो यहाँ पर लिख रखा है, अध्यापक के लिए क्या है? विभिन्न राज्यों की भाषा, पहनावे, भोजन और भूभागों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने में बच्चों की मदद की जा सकती है। मलयालम में वलियम्मा, अब ध्यान रखिएगा, मलयालम मैंने अभी आपको बोला था केरल के लोगों की भाषा है, तो केरल के लोग जो है वलियम्मा, वो किसको बोलते हैं? माँ की बड़ी बहन, यानी कि जो आपकी मौसी होगी, मौसी हम बोलते हैं हिंदी भाषा परिवेश के, और मलयालम वाले लोग जो बोलते हैं उसे वलियम्मा बोलते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, माँ की बड़ी बहन, माँ की बड़ी बहन मौसी लगती है, बड़ी होगी छोटी हो मौसी लगती है, तो मौसी जो होती है वो क्या कहलाते हैं हमारे मलयालम लैंग्वेज में? वलियम्मा कहते हैं। और वहीं पर अमुमा, अमुमा किसको कहते हैं? तो माँ की माँ को, यानी कि नानी को। माँ की माँ क्या हुई? नानी हुई हमारी, तो नानी को क्या बोला जाता है मलयालम लैंग्वेज में? अमुमा। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, इस बार अगर आपने पेपर उठाकर देखा होगा तो आपको इन चीजों के बारे में पता होगा। अगली बार फिर पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है? अब ये तो दो बात होगी क्वेश्चन। अब यहाँ पर पूछा गया कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं, अलग अलग पहनावे, अलग अलग भोजन है। जैसे कि ये गुजरात से लोग आ रहे थे, तो गुजरात के लोगों के अधिकतर पहनावा क्या होता है? तो गुजरात का अधिकतर जो लोगों का पहनावा होता है वो थोड़ा सा पगड़ी वगैरह होती है, पग वगैरह होती है पीले कलर की, राजस्थानी थोड़ा लुक देखने को मिलता है, धोती कुर्ता वगैरह होता है, ठीक है? वहीं पर ये केरल जा रहे थे, केरल के लोगों का पहनावा क्या था? तो लुंगी थी, सफेद कलर की, क्रीम कलर की, महिलाओं की साड़ी थी। पहनावा कितना अलग हो गया? गुजरात के लोगों का खाना था चटनी, नींबू वाले चावल, ढोकला वगैरह, और केरल के लोगों का इडली, डोसा, वड़ा, सांबर, ये देख सकते हो कितना अलग हो गया, ठीक है? वहीं पर भूभाग की बात करी जाए तो गुजरात के इलाके के ऊपर की थोड़ा सा भूभाग हल्का पहाड़ी भी है, पथरीला भी है। वहीं पर नीचे जाओगे केरल की तरफ तो वर्षा बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ है, चावल की बहुत ज्यादा खेती देखने को मिलती है, और गुजरात में वहीं पर कम देखने को मिलती है। तो बिल्कुल ये अलग है। तो भूभाग की जानकारी इकट्ठा करने में बच्चों की मदद कर सकते हो, बच्चे को भाषा पहनावे के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए आप लोग मदद कर सकते हो, ठीक है? इंपॉर्टेंट बिंदु है, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। और ये वाला लाइन तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मौसी को क्या कहते हैं और नानी को क्या कहते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक? आगे चलते हैं। लीजिए आगे बोला कि लो फेरी आ गई। तो दोस्तों अगर आप कभी केरल वगैरह जाते हो या घूमोगे या घूम चुके हो या केरल का कोई रहने वाला व्यक्ति यहाँ पढ़ रहा है तो ध्यान रखिएगा, केरल जो है अपने आप में ही वाटर कनेक्टिविटी है। जैसे हमारे यहाँ पर मेट्रो चलती है ना फ्लाईओवर के ऊपर, वैसे ही वाटर मेट्रो चलती है केरला के अंतर्गत। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पानी के अंतर्गत नाव का इस्तेमाल किया जाता है, और वहां के लोग इसे क्या कहते हैं? फेरी कहते हैं। जैसे कि ये देख सकते हो बहुत ज्यादा पानी पानी है हर जगह पर, तो पानी की कनेक्टिविटी एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने के लिए, पानी वगैरह को पार करने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? बोट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे इंतजार कर रहे थे। अब ये बोल रहा है, देखिए लो फेरी आ गई। फेरी में से बहुत सारे लोग उतरे, स्कूल के बच्चे, औरतें, आदमी सभी अपना अपना सामान लिए थे। अम्मा ने बताया कि वहां पर पानी की दूसरी तरफ जाने के लिए केवल फेरी का ही इस्तेमाल होता है। तो देख सकते हो एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए, अपने गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए, दूसरे गांव से अपने गांव में आने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? केवल फेरी का ही। और ये फेरी छोटी मोटी नहीं होती दोस्तों, लोगों के साथ साथ वाहनों को भी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में मदद करती है, ठीक है? आगे बोला कि मैं तो रेलिंग के पास ही खड़ी आस पास देखती रही। फिर फेरी होगा, ये फेरा नहीं है, फेरी। आगे बोला गया फेरी तेजी से पानी पर फिसल रही थी। अब आप सभी बच्चों को पता है, छोटी बच्ची है, पानी के ऊपर वो फ्लोट कर रही है, चल रही है पीछे इंजन से, तो उसको ऐसा लगता है कि पानी पर फिसल रही है। तो तेजी से फिसल रही थी जिससे आसपास का पानी उछल रहा था। किनारे पर नारियल के पेड़ कतार में लगे थे। देख सकते हो दोस्तों, आप सभी बच्चों को पता है कि केरल एक ऐसा स्टेट है जहां पर नारियल के वृक्ष भरपूर है। घर के आंगन आंगन में आपको नारियल के वृक्ष देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर यही बोल रही है कि मैं रेलिंग के किनारे खड़ी होगी और देखती रहेगी पानी के ऊपर कैसे चल रही है फेरी, और आसपास पानी उछलता हुआ चल रहा था। जैसे कि आप बोट के पीछे देखोगे, साइड में देखोगे तो देखने को मिल रहा है। और बोल रही है कि हर जगह किनारे किनारे पर क्या लगे हुए थे? नारियल के वृक्षों के कतार लगे हुए थे। क्या लगे हुए थे? नारियल के वृक्षों के कतार लगे हुए थे, ठीक है? आगे चलते हैं। आगे बोला गया है कि रेल टिकट देखो। अब देखो दोस्त, ये जो है गांधीधाम गुजरात से केरल तक आए रेल में, ट्रेन में। तो रेल टिकट के नीचे दी गई बातों को टिकट पर ढूंढकर उन पर अलग अलग रंगों से गोला लगाओ और चर्चा करो। तो गोला लगाने और चर्चा करने की बात करी गई है, और ये रही आपकी रेल टिकट। ये नीचे आप देख रहे हो रेल टिकट, ये रही एक रेल टिकट का इमेज दी गई थी। अब ध्यान रखें दोस्तों, मैंने ऑनलाइन मोड वाली रेल टिकट की बात नहीं करी है। अगर आप ऑनलाइन मोड वाले रेल टिकट की बात कर रहे हो तो उस पर बहुत सारी चीजें विवरण होती है, लिखी होती है, लेकिन जब आप स्टेशन से कटवाते हो उसमें ज्यादा चीजें नहीं लिखी रहती हैं। दोनों में क्या कंपैरिजन है अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी आप टिकट खरीदोगे ना, इस टिकट में आपको क्या क्या जानकारी मिलेगी? पहला मिलेगा आपको ट्रेन नंबर। आप यहाँ पर देखिए, ये रहा गाड़ी का नंबर। ट्रेन जो चलती है उस पर ट्रेन का नाम और नंबर होता है, तो उसी प्रकार से ट्रेन नंबर देखने को मिलेगा। अगला मिलेगा डेट ऑफ जर्नी, जब भी आपकी जर्नी स्टार्ट होगी वो वाली डेट मिलेगी। तो अगर आप ये देखोगे तो ये रहा आपका, ये क्या है? पूरी पूरी जर्नी का विवरण दिया हुआ है, टाइम
टाइम दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, ठीक है, ये पूरा का पूरा विवरण दिया है टिकट के ऊपर। तो डेट की स्टार्ट जर्नी भी होती है, आपका कौन सा बर्थ और कौन सा कोच है ये देख सकते हो, ये है आपका बर्थ और कोच, और आपकी कौन सी सीट है, लोअर बर्थ है, स्लीपर है या फिर अपर बर्थ है, यानी कि नीचे वाली है, बीच वाली है या फिर ऊपर वाली है, ये लिखा रहता है। साथ ही साथ में जो सीट बैठेगा वो सीट नंबर भी लिखा रहता है कि कौन सी सीट है, साथ ही साथ में वो किस डब्बे में है वो भी लिखा रहता है, साथ ही साथ में वो मेल है कि फीमेल है वो भी लिखा रहता है, और उसकी जो एज है वो भी लिखा रहता है, और साथ ही साथ में टिकट पर उसकी फेयर यानी कि कितने कितने रुपए की टिकट बनी है वो भी लिखा रहता है, और ट्रेन के ऊपर जो डिस्टेंस कवर करेगी वो ट्रेन वो भी लिखा रहता है कि कहां से कहां तक जा रहे हो और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है। यहाँ पर देखो, अगर हम देखें यहीं कहीं लिखा रहता है, लिखा रहता है यार, यहाँ दिख नहीं रहा मुझे टाइम पे, ये रहा 643 किलोमीटर, कितना है 643 किलोमीटर। तो देख सकते हो दोस्तों, ये सारी की सारी विवरण इसके अंतर्गत लिखी रहती है, लेकिन कहीं पर भी कस्टमर यानी कि पैसेंजर का नेम नहीं लिखा रहता, नाम नहीं लिखा रहता, जो ट्रेन बनती है रेलवे स्टेशन की टिकट उस पर ऑनलाइन मोड पे बनाते हो उस पर बनी रहेगी, लेकिन इस पर नहीं होती है। तो यही दोनों में फर्क है, यहाँ पर केवल मेल फीमेल रहता है, उस पर नाम भी होता है, ठीक है। जो चार्ट बनता है और रेल के ऊपर लगता है उस चार्ट में आपका नाम होता है, टिकट के ऊपर नाम नहीं होता। तो जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑफलाइन टिकट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑनलाइन टिकट से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, रेलवे टिकट के ऊपर क्या क्या देखने को मिलती है जानकारी, तो मिलती है ट्रेन का नंबर, सफर शुरू होने की तारीख, बर्थ और डिब्बे का नंबर, किराया और दूरी, और किस दिन आपने जर्नी शुरू करी और वो जर्नी किस दिन तक खत्म होगी, कब तक आप पहुंचोगे, सारे का सारा विवरण होता है, नाम नहीं होता है पैसेंजर का। ओके, समझ गए सभी बच्चे? चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो आगे लिखा है कि रेलवे टाइम टेबल से हमें बहुत सी जानकारी मिलती है, जैसे ट्रेन की स्टेशन पर किस समय पहुंचेगी, किस समय स्टेशन छोड़ेगी, कितनी दूर तैयारी तय करेगी आदि। हम किसी भी रेलवे स्टेशन से रेलवे टाइम टेबल खरीद सकते हैं, या फिर वहां लगे भी रहते हैं वो भी देख सकते हैं। जैसे कि एक टाइम टेबल मैंने आपको नीचे दे रखा है, देखिए गांधीधाम से वो चली थी, ठीक है, गांधीधाम से पूरा का पूरा सफर शुरू हुआ था, वो समय क्या था 5:15, क्या है 5:15। ट्रेन में हमेशा सफर जो होता है वो 24 घंटे का होता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा एएम पीएम नहीं होता, सफर जो होता है 24 घंटे का होता है, और इसी के बदौलत हम एएम पीएम का सहारा लेते हैं। अगर सुबह का टाइम होगा तो 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करके होगा, एएम होगा, और 12 बजे के समय के बाद का पीएम होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 0 किलोमीटर क्योंकि यहीं से चलनी है शुरू हुई थी, और आगे जाकर धीरे धीरे अहमदाबाद जाती है, वलसाड़ जाती है, या फिर वडोदरा जाती है, फिर सूरत वगैरह जाती है, वहां पर जाते हुए अपने समय भी बताया किस समय चली थी, किस समय पहुंची और किलोमीटर कितना तय करा और कितने दिन का समय लगा, ये सारी की सारी चीजें दी जाती है। ये पूरा का पूरा एक टाइम टेबल दिया हुआ है आपके ईवीएस की किताब के अंतर्गत, और यहीं से ही आपका क्वेश्चन बनता है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। इसलिए मैंने बोला था ये वाला चैप्टर जो है आपका अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कम नहीं तो आपके कितने नंबर के क्वेश्चन, 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है वो अपने आप में ही एक अलग टॉपिक है, तो इसको हम विस्तारित में समझेंगे, अच्छे समझेंगे, मैथ वाले जो सर है वो भी आपको समझाएंगे, लेकिन मैं अपनी ईवीएस के लिए खुद समझाऊंगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम केवल अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो चैप्टर पढ़ लेते हैं, ट्रेन या फिर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन या फिर राज्यों की स्थिति वाले क्वेश्चन कहां से कहां तक है वो एक अलग टॉपिक है, अलग तरीके से बिल्कुल लाइव आकर मैं आपको अच्छे तरीके से चीजों को समझाऊंगा, अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक है। टेंशन ना लीजिए, एक अलग हम बिल्कुल टॉपिक लेंगे, आज नहीं, जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसमें लेंगे इसको, क्योंकि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा टॉपिक, आज केवल हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा स्किप कर दीजिए, करवाऊंगा लेकिन अभी नहीं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया अध्यापक के लिए हो सके तो रेलवे टाइम टेबल बच्चों को दिखाएं और उसमें क्या बोला है कि उसे पढ़ने में उसकी मदद करें। रेलवे टाइम टेबल से गणित और भूगोल की बहुत सारी मजेदार क्रियाएं की जा सकती है, ये करवाई जा सकती है। बच्चों को सुरक्षित पानी, स्वच्छता या फिर रैंप आदि की उपलब्धता के लिए अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण में मदद करें। देखिए दोस्तों, रेलवे टाइम टेबल से किस किस चीज की जानकारी मिलती है, गणित की और भूगोल की। कैसे, मानकर चलिए गुजरात से केरल जा रही है ट्रेन, तो भूगोल की मदद से आप देखोगे ना कि कौन सा स्टेट कहां पर और कौन सा स्टेट कहां पर है, तो एक तो भूगोल की जानकारी मिली, दूसरा कितना समय लगा, कितने दिन लगे, कितना एवरेज स्पीड रही, ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए हमें किसकी जानकारी होनी चाहिए, गणित की। तो इस टाइम टेबल की मदद से हम गणित और भूगोल दोनों की जानकारी हम बच्चों को दे सकते हैं, और इसके लिए आप अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन पर बच्चों को ले जा सकते हैं, और वहां पर पानी की क्या क्या सुरक्षाएं दी गई हुई है, कैसा पानी स्वच्छ है कि नहीं है, रैंप वगैरह की उपलब्धता है कि नहीं है। अब कई बच्चे कहेंगे रैंप का क्या मतलब, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, केवल रेलवे स्टेशन पर नॉर्मल पर्सन नहीं जाते, कुछ ऐसे पर्सन भी जाते हैं जो हैंडीकैप वगैरह भी होते हैं, बुजुर्ग लोग भी जाते हैं जो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, तो रैंप की सहायता से चढ़ते हैं वो, ठीक है। तो ध्यान रखिए इन सभी चीजों की उपलब्धता है या नहीं है, इन चीजों के बारे में जानकारी आप दे सकते हो बच्चों को, कहां पर ले जाकर, रेलवे स्टेशन पर ले जाकर, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये था आपका आज का अपना टॉपिक, जिसमें अपने आप में ये 3 चैप्टर समाये हुए थे। तीनों चैप्टर हमने अच्छी तरीके से विस्तारित बात करी, कोई सा भी क्वेश्चन आपके यहां से निकलेगा तो आपका वो गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं यहां से आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, क्या बोला देखिए, बोला है कि गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल, मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद जाना चाहता है। देखिए दोस्त, मैंने अभी आपको बोला था कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का अपने आप में ही एक चैप्टर है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में उसको अच्छे से कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया है तो इसको अभी स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन है, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाए तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीजें बेचते मिलेंगे। देखिए कहां जा रहे हो, अहमदाबाद से, मतलब रेलगाड़ी से अहमदाबाद गुजरात की ओर जा रहे हो, तो अहमदाबाद गुजरात, देखो मैंने आपको बोला था दोस्तों, या तो आपको अहमदाबाद गुजरात देखने को मिलेगा या गांधीनगर देखने को मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी, फटाफट बताइए, कौन सा बच्चा बताएगा, जल्दी से बताइए दोस्तों।
ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो देखिए दोस्तों, इडली चटनी या फिर वड़ा चटनी, ये रहा ढोकला चटनी और नींबू वाले चावल और मिठाई होते तो वो भी लगा लेते। बोला था ना मैंने, अम्मा ने डिब्बा खोला था, ठीक है, और अम्मा ने ये सारी की सारी चीजें कहां देखने को मिलती है, तो गुजरात गांधीधाम में या फिर अहमदाबाद में। तो ढोकला चटनी और नींबू वाले चावल यहाँ की फेवरेट डिश है, पूछा जाएगा तो आपको अगली बार ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कोंकण रेल सीधे जोड़ती है, तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, जो पीछा पूरा का पूरा जाता है मैंगलोर तक जोड़ता है, कौन सा, कोंकण रेल। पढ़ाते समय मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ पर सीधे सीधे से बताइए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। अब देखो दोस्तों, ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन डी होगा, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइए। चलिए तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बैंगलोर से, ठीक है, जिसे आप कई बार मैंगलोर भी बोल देते हो, बैंगलोर से, ठीक है, ये जोड़ती है मुंबई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। जिस बच्चों ने ए लगाया वो सभी के सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया। ये कोंकण रेलवे है जो कि पश्चिमी घाट की तरफ पड़ती है और अपने आप में बहुत सुंदर दृश्य होते हैं इसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन लीजिए, बताइए नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। तो ये 5 जानकारी है और ये 4 ऑप्शन है। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा, कि जो रेलवे टिकट होती है उससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। पहला, टिकट बुक करने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय। ओके, दूसरा, डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया। तीसरा, यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग। और चौथा, ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम और अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय। तो देखिए दोस्तों, अभी अभी मैंने आपको रेलवे टिकट दिखाई थी, उसमें मैंने बोला था दोस्तों एज और सेक्स, यानी कि आपकी उम्र और आप स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, यानी कि मेल हो या फीमेल हो, वो आपको दिखाता है। ठीक है, यानी कि स्त्री हो या पुरुष, नाम नहीं दिखाता ऑफलाइन मोड की टिकट के ऊपर। क्यों, क्योंकि वो ऑनलाइन मोड के ऊपर दिखाता है और हमें ऑफलाइन मोड की टिकट के बारे में जानकारी लेनी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये गलत हो गया और ये चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल सही थे। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपके टिकट के ऊपर लिखी हुई होती है। तो ए बी डी और ई, ए बी डी और ई, ये रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाया वो सभी के सही बच्चों ने क्या लगाया, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर लगाया, ए बी डी और ई, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर थे आपके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बोला गया कि राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकट का उपयोग करती है, ऐसे टिकटों का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर प्रभावी ढंग से चर्चा की जा सकती है। तो ये 4 ऑप्शन है और ये 4 है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। देखिए पहला बोला अलग अलग साधनों से यात्रा करने की यात्रा लागत भी भिन्न होती है। ओके, यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन निर्भर करती है। ओके, सार्वजनिक परिवहन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी है आरक्षण प्रक्रिया की समझ। ओके, और दिया है सार्वजनिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। देखिए दोस्त, ये 4 ऑप्शन और 4 ऑप्शन से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा परफेक्ट ऑप्शन। देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी तो मुझे अच्छा लग रहा है और आपको भी सही लग रहा होगा कि सार्वजनिक परिवहन यानी कि जो हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें किस चीज की टिकट चाहिए होती है, टिकट की चाहिए होती है आवश्यकता। अब चाहे मेट्रो ले लो, चाहे आप ट्रेन ले लो, चाहे आप किसी और बस वगैरह ले लो, कुछ भी ले लो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, टिकट। सही है ये, तो सी तो आपका होगा ही होगा। तो जिसमें सी नहीं है वो हटा दो, जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में ए हट गया, फॉर एग्जांपल के रूप में। ओके, सब में सी। अब आपको इन 3 में से एक और चुनना होगा क्योंकि हमें 2 ही चुनने, ज्यादा नहीं चुनने। तो पहला ऑप्शन है अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। देखो दोस्तों, अच्छा पॉइंट है। अगर आप लागत फॉर एग्जांपल के रूप में बस से करोगे ट्रेवल, तो बस से ट्रैवल करने में ज्यादा ज्यादा कितने की टिकट होती है, 20 की, 30 की, ज्यादा ज्यादा। ठीक है, और वहीं पर आप ट्रेन से ट्रैवल करोगे तो ट्रेन से ट्रैवल करोगे, एसी नॉन एसी वगैरह डिपेंड करता है, तो 1000 2000। प्लेन से टिकट करोगे तो 5000 10000 की। तो अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर लागत तो अलग अलग आती है, सही कहा गया। अगला है यात्रा की लागत उस वाहन के द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर करती है। देखो दोस्त, ये कहना बिल्कुल गलत है। ईंधन पर, ईंधन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ सीटिंग के ऊपर डिपेंड करती है। आप सही बच्चों को पता है कि ट्रेन की जो टिकट होती है थोड़ा कम प्राइस में इसलिए होती है कि ट्रेन में डब्बे बहुत ज्यादा है, बैटरी की कैपेसिटी अच्छी है। वहीं पर अगर आप गाड़ी वगैरह में करोगे तो गाड़ी वगैरह में बैठने की सीट कैपेसिटी कम होती है, कैपेसिटी और साथ ही साथ में ईंधन तो वही पेट्रोल ही लग रहा है आपका। तो ये कहना थोड़ा सा गलत होगा। अगला है डी, आरक्षण प्रक्रिया। अरे आरक्षण प्रक्रिया यहाँ पर किस चीज की, किस में आरक्षण लग रहा है, किस में नहीं लग रहा है, ये गलत। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए ही हम सही मानेंगे। और ए और सी कहाँ है, ये रहा ए और सी। तो जिस बच्चों ने ए और सी यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया। ये 2 ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन थे, बाकी इतने बेस्ट ऑप्शन नहीं थे। किसी प्रकार की रिजर्वेशन प्रोसेस को यहाँ समझाने की जरूरत नहीं दिख रही थी और किसी प्रकार की कॉस्ट वगैरह नहीं दिख रही थी वाहन के ईंधन के ऊपर, पेट्रोलियम के ऊपर फ्यूल। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ए और सी इसका परफेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। गुरप्रीत बोल रहा है कि पहली बार वो रेलवे स्टेशन यानी कि रेलगाड़ी से नई दिल्ली की तरफ, चेन्नई की तरफ जा रहा है और अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। देखिए दोस्तों, वही ट्रेन वाला क्वेश्चन है जो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के अंतर्गत आपसे देखने को मिलेगा और वहां पर आपको कुछ नदियां भी आती हैं और नदियों के बारे में पता होना चाहिए और साथ ही साथ में वो कौन सी नदी को नहीं पार करेगा। तो अभी हमने ये वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं करा, तो इसको अभी स्किप कर देते हैं। बाकी इसका आंसर जो होगा, देखो रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई जा रहा है, तो नई दिल्ली यहाँ पर है और चेन्नई यहाँ पर है, यहाँ से ट्रेन जाएगी आपकी। ठीक है, और यहाँ पर जो है गंगा नहीं आती है, क्योंकि गंगा इसके ऊपर से ही बहकर इधर चली जाती है, यमुना और गंगा। ठीक है, तो दिल्ली में गंगा प्रवेश नहीं करती, यमुना प्रवेश करती है। ठीक है, ये इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से यमुना और गंगा। तो यमुना है दिल्ली में, गंगा नहीं है, तो इस तरह से देखने को मिलती है और गंगा नदी नहीं मिलेगी। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर गंगा ठीक था, लेकिन जब मैं आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाला ट्रेन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा ये बात। ठीक है, चलिए, तो ये था दोस्तों आज का अपना पूरा का पूरा टॉपिक। उम्मीद करता हूं जितनी चीजें मैंने आपको समझाई वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। ये जो था डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाला टॉपिक, ये जो था टॉपिक, चाहे वो ट्रेन वाला हो, चाहे वो मैप वाला हो, ठीक है, चाहे वो हमारे स्टेट वाला हो,
वो हम अच्छी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसकी टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। आज हमने केवल ओमना के सफर के बारे में पढ़ा, वहां से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हुए चला, ठीक है। बाकी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की सीरीज चलेगी तो उसमें और अच्छे से डीपली से मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाते हुए चलूंगा। अभी हम पहले थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आपको कुछ चीजें पता भी चले, समझ में भी आए, ठीक। चलिए तो दोस्तों ये था आज का अपना पूरा का पूरा टॉपिक। बाकी जब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे यानी कि नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूँ। उम्मीद करता हूँ जितनी चीजें मैंने आपको समझाई वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट